हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी के ऊपर पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने हिंदी से संबंधित 10 प्रश्नों के बारे में बात करी थी, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए थे। आज ही हमारा दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 2 है। इसमें भी हम आज 10 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इन प्रश्नों के आधार पर दोस्तों आपको एक कैलकुलेट करना है, आपको देखना है कि कैसे प्रश्न आयोग पूछता है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ये सीरीज दोस्तों आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स जो कि यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर दोस्तों वीडियो वीपीडीओ 854 पदों के लिए, कनिष्ठ सहायक 746 पदों के लिए, आगामी पटवारी की जो भर्ती आने वाली है और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आने वाली है, पुलिस की जो भर्ती आने वाली है, उनके लिए भी ये सीरीज हमारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो पहली वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई दोस्तों। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट चलते रहा, आप लोगों ने वीडियोस को पसंद किया, आप लोगों के रिव्यूज अच्छे आए, लाइक कमेंट शेयर अच्छे हुए, तो जल्द ही इसका अगला वाला पार्ट भी आएगा दोस्तों। ये हिंदी की सीरीज चलनी है नहीं चलनी है, ये आप लोगों के ही मंतव्य पर डिपेंड है कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज आगे चल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकार्थी शब्द होता क्या है दोस्तों। ऐसे शब्द जिनका एक ही अधिक अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम कहते हैं क्या, एकार्थी शब्द। यानी कि उसके अलावा उनका कोई अर्थ नहीं हो सकता है। जबकि एकार्थी के साथ साथ ही एक होता है हमारा क्या, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से एकार्थी शब्द है। देखिए कर दोस्तों, कर को हम बोलते हैं क्या, टैक्स। क्या कर का एक ही अर्थ होता है? नहीं। कर का अर्थ दोस्तों हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है। ये सभी क्या होते हैं, कर के अनेकार्थी। मतलब कर क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। ऐसे दोस्तों देखिए गंगा, गंगा क्या है दोस्तों, एक ही है। गंगा का कोई और अर्थ है? आप खुद ही सोचिए, गंगा का कोई और अर्थ है? नहीं है दोस्तों। गंगा का सिर्फ एक ही अर्थ है कि गंगा नदी है, गंगा भारत में एक ही गंगा है बस। और कुछ है गंगा? नहीं है दोस्तों। तो एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, गंगा हमारा एकार्थी शब्द हो जाएगा। और एक दोस्तों रामबाण पॉइंट में आपको बता रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण एकार्थी शब्द होते हैं। आपको याद रखना है, हिमालय दोस्तों एक ही है। हिमालय के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन हिमालय क्या है, एक ही है। गंगा एक ही है दोस्तों। हल्द्वानी हमारा एक ही है, ठीक है। उधम सिंह नगर एक ही है दोस्तों। काशी एक ही है, पटना एक ही है। तो जिन शब्दों का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ होता है, वह हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। वही आपसे यहां पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एकार्थी शब्द है, तो गंगा दोस्तों हमारा क्या है, एकार्थी शब्द है। जबकि कर क्या है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि कर के हमारे एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर का मतलब ही किरण भी होता है। ऐसे देखिए दोस्तों, गुरु, गुरु आपको पता है, गुरु मतलब शिक्षक भी होता है, गुरु मतलब श्रेष्ठ भी होता है। गुरुवार, गुरु मतलब एक दिन का नाम, बृहस्पतिवार को भी गुरु कहा जाता है। गुरु मतलब भारी या बड़ा भी होता है। तो गुरु भी क्या है दोस्तों, हमारा अनेकार्थी शब्द है। ऐसे धन देखिए दोस्तों, धन को ही हम संपत्ति भी कहते हैं, धन को ही हम श्रेष्ठ भी कहते हैं, धन को ही हम शुभ भी कहते हैं, धन को ही हम न्याय भी कहते हैं। तो धन के भी क्या होते हैं, हमारे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो निम्न में से कौन सा एकार्थी शब्द हो जाएगा, गंगा दोस्तों हमारा एकार्थी शब्द हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसका एक ही अर्थ निकल रहा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जरूर याद रखना है आपको ये पॉइंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरजा कुमार माथुर। काफी महत्वपूर्ण काव्य रचना है दोस्तों कुकुरमुत्ता, जो कि 1942 में प्रकाशित की गई थी। और एक छायावादोत्तर युगीन रचना के रूप में इस कुकुरमुत्ता को जाना जाता है, जिसके रचनाकार हैं दोस्तों कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पेन और कॉपी लेके हो जाइए तैयार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बचपन का नाम था दोस्तों क्या, सुरजू कुमार। क्या नाम था इनके बचपन का नाम, सुरजू कुमार। इसी के साथ साथ दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। क्या, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण की उपाधि किसने दी या महाप्राण किसने कहा, वो कहा था रामविलास शर्मा जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के कुछ हमारे उपनाम है दोस्तों, कौन कौन से, इन्हें छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी को ही कहा जाता है। दारागंज का संत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहा जाता है। बसंत के कवि भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहा जाता है। सारस्वत पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहता है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहा जाता है। सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। ओज व जागरण या जन जागरण के कवि के रूप में भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला को ही जाना जाता है।
दैदीप्यमान सूर्य के नाम से भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही जाना जाता है, और दीनों का मसीहा नाम से भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही जाना जाता है, जिनका जन्म दोस्तों 1896 या 1899, अलग अलग डेट है अलग अलग किताबों में, वैसे 1889, 1899 सॉरी 1899 महिसादल, पश्चिम बंगाल की एक बंगाल की महिसादल रियासत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था राम सहाय तिवारी जी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है छायावादोत्तर युगीन रचना, वह है दोस्तों क्या, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता के साथ साथ में इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति नामक कविता दोस्तों इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता भी मानी जाती है, सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा इनका एक प्रबंध काव्य है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों क्या, तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य भी इनका ही है, ठीक है। भिक्षुका नामक रचना भी किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है, ठीक है। इन्हें ओज व जागरण के कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों क्या, शकुंतला। बादल राग नामक जो नाटक है वो भी इनका ही है, जो कि 6 भागों में इनके द्वारा लिखा गया है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में निराला जी को ही जाना जाता है। निराला जी का एक प्रमुख निबंध है दोस्तों क्या, पंत जी और पल्लव, ये इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। इन्हें दोस्तों मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके द्वारा कई पत्रों का संपादन किया गया या संपादन कार्य किया गया, जैसे कि समन्वय, मतवाला, सुधा और गंगा। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है दोस्तों क्या, जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है, वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सांध्य कांकली नामक जो रचना है वह किसकी है, वो भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है। इसी के साथ साथ चतुरी चमार, ये रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला से अभी फिलहाल याद रखने हैं। बाकी काफी सारी रचनाएं दोस्तों इनके, करीबन करीब 40 से 50 रचनाएं हैं। सभी रचनाएं इनकी काफी महत्वपूर्ण है, और खड़ी बोली का प्रभाव इनकी भाषा में जाना जाता है, ठीक है। खड़ी बोली के कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और निराला जी का प्रिय विषय क्या था, इनका प्रिय विषय था बादल, बादल इनका प्रिय विषय था, ठीक है। और निराला जी का आह्वान गीत क्या था, तो उत्साह इनका आह्वान गीत था, क्या दोस्तों, उत्साह इनका आह्वान गीत था। और निराला जी एक काफी प्रसिद्ध छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। और ये मतवाला नामक पत्रिका और समन्वय नामक पत्रिका एग्जाम में भी आपकी पूछी जा चुकी है। मतवाला और समन्वय नामक पत्रिका का प्रकाशन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ही द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। पोस्टमार्टम कर दिया ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ऐसे ही दोस्तों पढ़ना। आपकी खासियत होनी चाहिए कि पहले जो प्रश्न आयोग ने पूछे हैं ना, आयोग बार बार घुमा के वहीं से प्रश्न पूछता है दोस्तों। जो ये राइटर्स है ना, इन राइटर्स में तो आयोग बार बार एक ही राइटर उठाता है, बस प्रश्न पूछने का सिक्वेंस वह अलग अलग कर देता है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। देखिए दोस्तों, संधि और संधि विच्छेद तो फ्री का नंबर देके जाता है एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मली आप 4 ऑप्शन से इसे समझ जाते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद दोस्तों, सबसे पहले तो क्या इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगर य, व, र और ल के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, य, व, र, ल के पहले कोई ही भी आधा वर्ण आता है, तो वहां पर हमारी यण संधि होती है। अगर आपसे पूछा था कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। अब यण संधि की क्या विशेषता है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। यण संधि की विशेषता है दोस्तों, अगर ई उ या री के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, क्या ई उ और री के बाद में अगर कोई भी अन्य स्वर आता है, तो वह तो ई का यह हो जाता है, उ का वो हो जाता है, और री का रे हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब इत्यादि में मैंने आपको बताया कौन सी संधि है, इसमें गुण, सॉरी इसमें यण संधि है, सॉरी गुण नहीं यण संधि है इसमें, ठीक है। तो इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखो, देखिए दोस्तों, आप इसे कैसे पता करते हैं कि क्या आता है। मैंने आपको क्या बताया, यण संधि की क्या विशेषता होती है, अगर ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उ का क्या हो जाता है, उ हो जाता है, सॉरी उ का वो हो जाता है, और री का रे हो जाता है। देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद इत होगा, नहीं होगा, ई के बाद में आना चाहिए। ये वाला 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। देखिए, अब क्या इति धन यादि या इति धन आदि, अगर आप ये यो करेंगे, अगर यहाँ पे यो आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हमारी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो आप ऑप्शन से ही इसे कर सकते थे, इति धन आदि इत्यादि, इसमें का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन से ही हो जाते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। देखिए, यहाँ पर आपका नियम भी फॉलो हो गया। ई यहाँ पे देखिए छोटी ई है, इति में छोटी ई है, ई के बाद में क्या आ रहा है, कोई भी अन्य स्वर आ रहा है। देखिए, स्वर आना चाहिए, यहाँ पे ये व्यंजन आ जा रहा है, यहाँ पे इत तो होता ही नहीं है। यण संधि की विशेषता होती है, ई के बाद में ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, जैसे कि इत्यादि, अत्यधिक, अत्याचार, प्रत्येक, स्वागत, अन्वेषण, और
इसी प्रकार से स्वच्छ, इस प्रकार के उदाहरण हमारे यण संधि के उदाहरण होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति धन आदि कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है। देखिए दोस्तों संधि मुख्यतः हमारी संधि होती क्या है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह हमारा संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में जो भी विकार उत्पन्न होगा वही हमारा संधि कहलाता है। संधि हमारे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अधीनस्थ शिवाचार्य आयोग की एक विशेषता है दोस्तों कि उसने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में स्वर संधि दिया है। व्यंजन और विसर्ग भूल जाओ भाई, वो हजारों नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 10 50 60 नियम है ना व्यंजन और विसर्ग के, मत पढ़ना उनको, खाली स्वर संधि पढ़ो। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, डी जी वी वाई ए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनकी शॉर्ट ट्रिक समझो, दीर्घ डी डी जी वी वाई ए, दीर्घ संधि में क्या होता है, हमेशा बड़ी मात्रा आती है, यानी कि समान स्वर का जब समान स्वर से मेल होता है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि अ ई उ के पश्चात अगर अ ई उ ही आ जाए तो वहां पर हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि बनती है, यानी कि समान स्वरों के मेल से हमारी क्या बनती है, दीर्घ संधि बनती है। इसमें आप हमेशा देखेंगे या तो बड़ा आएगा बीच में, या बड़ा ई आएगा बीच में, या फिर बड़ा उ आएगा। जैसे इसके उदाहरणों की बात करें तो देवालय, नवागत, महात्मा, गिरीश, कवींद्र, रजनीश, लघुर्मी, वधूत्सव, यानी कि हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। यहाँ पे आपको याद रखना है, या तो आ की बड़ी मात्रा आएगी बीच में, या बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पे बीच में, ऐसे करके बड़ी ई की मात्रा आएगी, या फिर यहाँ पर ऐसे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसमें दीर्घ संधि में, और समान स्वर का इसमें समान स्वर से मेल होता है। उसके बाद आती है गुण संधि। गुण में क्या होता है तो अगर अ या आ के बाद में ई उ या री में से कोई भी स्वर आ जाए तो ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। गुण संधि की एक विशेषता होती है दोस्तों कि गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आती है, हमेशा एक मात्रा आती है, याद रखिएगा। जैसे कि नरेंद्र, सुरेंद्र, परमेश्वर, मानवोचित, महोदय, ये सभी क्या हमारे गुण संधि के उदाहरण होते हैं। ऐसी वृद्धि संधि में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें ए या आ के बाद में अगर ए आई ओ औ आता है तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। और वृद्धि संधि की एक विशेषता है कि यहां पर हमेशा दो मात्राएं आती हैं, दो मात्राएं, देखिए ऊपर यहां पे हमेशा दो मात्राएं आएंगी, वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। यण संधि की विशेषता मैंने आपको बता दी, ये वे रे ले के पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वहां पे यण संधि होती है। अयादि संधि तो बाबा इतनी सरल है कि कुछ कहने का नहीं है, आई आई आऊ 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 इस टाइप से जो भी उच्चारण होते हैं, जैसे कि नवेन, आई, शयन, इसमें क्या होता है ए आई ओ औ के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हमारी अयादि संधि हो जाती है। आई आई आऊ 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 इस टाइप से जो उदाहरण होते हैं और सभी क्या होते हैं, अयादि संधि के होते हैं। बस हो गया यहाँ पे पोस्टमार्टम संधि का, बस इतना है आपको याद रखना है, आपको नियम याद रखने हैं, बस आपको समझना है संधि को। मैंने आपको क्या बताया, दीर्घ संधि में हमेशा है तो बड़ा आ की मात्रा बीच में आएगी, महात्मा, परमात्मा इस टाइप से, ठीक है। दूसरा, या हम कह सकते हैं देवालय, देवार्चन, सत्याग्रह इस टाइप से, ठीक है। ऐसी आ की मात्रा आएगी या तो बड़ी की मात्रा आएगी ऐसे करके, या बड़ा ओ की मात्रा आएगी किसमें, दीर्घ में। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आएगी बस, या तो एक ही एक मात्रा आएगी या फिर ओ की एक मात्रा आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से वृद्धि में दो मात्रा आएंगी, दो मात्रा आएंगी, और औ की भी यहाँ पे दो मात्राएं आएंगी, ठीक है। यण में यह वह के पहले आधा वर्ण आएगा, अयादि में आई आई आ इस टाइप से आएगा आपको, बस इत्यादि का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये भी काफी सरल है, आपको बस इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस प्रकार के शब्दों की कि क्या शुद्ध शब्द होता है। नॉर्मली जो आपको सबसे कठिन लगता है ना वो टाइप का इसमें शुद्ध शब्द होता है। जैसे कि देखिए अंताक्षरी होता है, नहीं होता है दोस्तों, अंताक्षरी नहीं, हम लोग बोलते हैं अंताक्षरी, गलत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्या होता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, छोटी ई की मात्रा आ रही है, देखिए गलत हो गया। अंताक्षरी आपने कहीं देखिए अंत में छोटी ई की मात्रा कहीं देखी है, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए अंत्याक्षरी या अनत्याक्षरी, आप बोल के देखिए अंत्याक्षरी या अनत्याक्षरी, यहाँ पे अंत्याक्षरी ये तेज तेज बोल लेना तो शुद्ध शब्द हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसको दोस्तों समझने का तरीका है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंत्याक्षरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों देखिए उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल हमेशा झटके के साथ उज्ज्वल, हम कभी भी जय में रुकते नहीं है, पूरा नहीं रुकते हैं दोस्तों। जो आधे वर्ण होते हैं ना उसमें हम जल्दी जल्दी निकलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अंत्याक्षरी, यहां पर हम ऐसे नहीं पढ़ रहे इसको अंत्याक्षरी, ऐसे थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है ना, तो पढ़ने का भी इसमें एक तरीका होता है, और जो आपका लिखने का तरीका है या जो वर्तनी है उसका भी इसमें एक तरीका होता है। शुद्ध शब्द हो जाएगा क्या, अंत्याक्षरी। मेनली आपको एक वर्तनी वाले नियम से याद रखना है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, छोटा मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटा वर्ण, बड़ा वर्ण कहाँ पर आएगा, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से याद रखनी। जैसे कि उज्ज्वल, बहुत सारे लोग उज्ज्वल में ऐसे ऐसे उज्ज्वल याद रखे जाते हैं, जय पूरा वाला सही करके आते हैं, एग्जामिनर गलत कर देता है। जबकि ये उज्ज्वल ना करीबन करीब 100 बार पूछ गया होगा, उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट में जहां हिंदी पूछी जाती है
है, उज्जवल हो गया, अंताक्षरी हो गया, ऐसे फेमस है ना कि एग्जाम में बहुत बार ये शब्द पूछे जाते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगला और पांचवा प्रश्न है हमारा आज का कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली क्या है। तो समाचार लेखन की दोस्तों सबसे प्रचलित जो शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। देखिए यहाँ पे उल्टा ही गलत लिख दिया मैंने, तो ये भी आधा ले होगा, ठीक है। तो यही है वर्तनी शुद्धि, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी शैली है। अब देखिए दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है? ये है हमारा पिरामिड और ये है उल्टा, तो इसी को बोलते हैं हम उल्टा पिरामिड शैली। आप लोगों ने दोस्तों समाचारों में हमेशा ये देखा होगा, समाचार जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपने हमेशा देखा होगा कि जो प्रमुख समाचार होता है उसे सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि आयोग के द्वारा लिखा गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में कराएगा 5,000 पदों पर भर्तियां। तो ये क्या है? सबसे ऊपर लिख दिया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना होती है वो सबसे ऊपर लिख दी जाती है। उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, फिर उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, फिर उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी लिखती है। यही क्या होता है? हमारा समाचार लेखन होता है। हमारा समाचार क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी दैनिक घटना जो कि एक बड़े विशाल जनसमूह को संबोधित कर रही है या बड़े जनसमूह को प्रभावित कर रही है, वह हमारी समाचार है दोस्तों। समाचार का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को जानना चाहता है कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, तो वह समाचार ही होता है। आप अपने पड़ोसी से मिल रहे हैं दोस्तों, आप रोज उससे मिलते हैं, आप उससे क्या कहते हैं? और भाई तेरे क्या हालचाल है? आप बोलते हो ना क्या चल रहा है, आप किसी को फोन भी करते हो और भाई क्या चल रहा है, यानी कि आप उससे समाचार जानना चाह रहे हो। लेकिन ये एक्चुअलिटी में समाचार है? ये समाचार नहीं है, ये आप दो लोगों के लिए समाचार है, लेकिन एक बड़े जन समूह को ये संबोधित नहीं कर रहा है। समाचार सिर्फ वही होगा दोस्तों जो एक विशाल जन समूह या जन तबके को प्रभावित कर रही हो, जो चीज, वह क्या है? समाचार है। जैसे कि आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, आपको पता है, तो अभी आप सपोज दैट मान के चलिए आप नैनीताल में रहते हैं, नैनीताल में 8 नंबर में हुई चोरी, इस टाइप से अखबार में आ जाएगा। तो वहां पे ये क्या है? एक विशाल जन समूह को संबोधित कर रहा है, ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं कि भाई नैनीताल में चोर आ गए हैं। तो यही हमारा क्या है? समाचार कोई भी ऐसी घटना या सूचना होती है जो कि एक विशाल जन समूह या जन तबके को प्रभावित कर रही है, वह हमारी समाचार कहलाती है। और समाचार लेखन की सबसे प्रभावी और प्रचलित शैली होती है क्या? उल्टा पिरामिड शैली। ये होता है हमारा उल्टा पिरामिड। देखिए सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली 5,000 पदों पर भर्तियां, सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर आ जाएगी। चमोली में ग्लेशियर फटने से इतने लोगों की मौत आई, केदारनाथ के बाद सबसे बड़ी त्रासदी। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है, सबसे ऊपर आ जाती है। उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना। इस टाइप से जो समाचार लेखन किया जाता है वह उल्टा पिरामिड शैली में आता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उससे बाद कम महत्वपूर्ण। इसी कारण दोस्तों समाचार में क्या होता है ना, बहुत लोग हम क्या करते हैं, हेडिंग वेडिंग पढ़ते हुए चलते हैं कि यार चल हेडिंग पढ़ना है, हेडिंग पढ़ के हमें समझ में आ ही जाता है। तो मुख्यतः इसी कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली को, ठीक है। अब उल्टा पिरामिड शैली की एक विशेषता होती है, यह है दोस्तों हमारा उल्टा पिरामिड। पिरामिड तो आपने पढ़ा होगा ना, ये है उल्टा पिरामिड, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? शीर्षक आता है। शीर्षक के बाद में यहाँ पे क्या आता है? इंट्रो आता है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगी वो इंट्रो में लिखी जाएगी। उसके बाद में क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है इसका बॉडी। पहला पार्ट होता है इंट्रो, दूसरा पार्ट होता है बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है इसका क्या? समापन। इंट्रो में सर्वाधिक महत्व की चीजें आ जाएंगी, उसके बाद बॉडी में उसके पार्ट, बॉडी के बारे में आ जाएगा, समापन में उसका निष्कर्ष आ जाएगा कि इससे पहले क्या हुआ, कितनी बार हुआ। जैसे 5,000 पदों पर आई भर्तियां, पहले वो आपने वो पढ़ा, शीर्षक पढ़ लिया, उसके बाद में उसका इंट्रो कि उत्तराखंड एजेंसी सेवा चयन आयोग 5,000 में नए साल में करेगा भर्तियां, ये होगा वो होगा, उसके बारे में लिखा जाता है। फिर उसकी बॉडी आती है दोस्तों कि उसके अंतर्गत क्या क्या है, कि कौन कौन से पद आएंगे, कितने कितने विभाग में आएंगे, क्या क्या रहेगा। उसके बाद में उसका समापन होता है, आज से पहले कितनी बार आई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का स्टेटमेंट क्या है, सचिव का क्या कहना है, अध्यक्ष का क्या कहना है। इस टाइप से चीजें लिखी जाती है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली है क्या? उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। और समाचार लेखन के दोस्तों 6 ककार होते हैं, 6 ककार। ककार कितने ककार होते हैं समाचार लेखन में? 6 ककार। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको दोस्तों 5W1H, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर और हाउ। इस टाइप से क्या, क्यों, कैसे, कहां, क्यों, ये समाचार लिखने के तरीके माने जाते हैं, और इस टाइप से इनका जवाब हर समाचार में दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कहानी लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी शैली क्या है, तो कहानी लेखन की सबसे प्रचलित शैली होती है क्या? सीधा पिरामिड शैली। तो कहानी लेखन पूछेगा तो सीधा, समाचार पूछेगा तो उल्टा। अगर देखो दोस्तों, अगर आप कहानी लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करेंगे तो आपको तो एंडिंग पहले ही पता चल जाएगी कि हीरो और हीरोइन क्या मिलने वाले हैं। अगर उसे हम सीधा पिरामिड शैली में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सबसे पहले उसमें स्टार्टिंग होती है, फिर मतलब कम इंटरेस्ट आता है, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है, लास्ट में क्या होता है, उसका फाइनल क्या होता है, हमें लास्ट में पता चलता है। कहानी, कोई भी कहानी है उसका अंत कहानी के लास्ट से ही दोस्तों हमें पता चलता है। इस कारण वह सीधा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर लिखी जाती है। तो समाचार का हो गया पोस्टमार्टम। अगला छठा और काफी सरल सा प्रश्न है कि राजभाषा का प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। अब दोस्तों अगर बच्चा भी है ना, यह प्रश्न कभी गलत नहीं करके आएगा, मैं तो इतनी गारंटी दे सकता हूं कि राजभाषा क्या है, हमारी राजभाषा बताइए। वर्तमान में हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी भी हमारी राजभाषा है दोस्तों, और अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है। लेकिन जब हमारा हिंदी
को राजभाषा एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949। हिंदी को जब राजभाषा घोषित किया गया था और कहा गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि हमारी देवनागरी होगी, उस टाइम पे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है। उस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कंपल्सरी राजभाषा बना दिया जाना चाहिए। इस कारण हमारी राजभाषाएं कितनी है वर्तमान में दोस्तों, कितनी राजभाषाएं हैं? हिंदी और अंग्रेजी 2 राजभाषाएं हैं भारत में, ठीक है। और राजभाषा कब घोषित किया गया था हिंदी को? तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसी दिन कहा गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। इसी कारण दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और अगर हम बात करें हिंदी के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो भाग 17 में दोस्तों राजभाषा या इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 के बीच में। आपको याद रखना आर्टिकल 343 जिसमें कहा जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। 343 के भाग क में ये चीज कही गई है। और राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है। तो देखिए विधायिका या जो हमारा विधानमंडल है या विधानसभा, वहां पर किसका प्रयोग होता है दोस्तों? राजभाषा का ही तो प्रयोग होता है। आप हिंदी में है तो हिंदी पढ़ ले, आप अंग्रेजी पढ़े हैं तो अंग्रेजी में पढ़ ले। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड की कितनी राजभाषाएं दोस्तों? 2 राजभाषाएं हैं। एक तो है हिंदी और दूसरी क्या है दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 2010 में दोस्तों संस्कृत को राजभाषा घोषित किया था। और संस्कृत को राजभाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वह भी हमारा उत्तराखंड ही था, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों कार्यपालिका जो भी काम हो रहे हैं, सिस्टम के द्वारा जो काम हो रहे हैं, वह भी क्या होते हैं? राजभाषा में ही होते हैं, ठीक है। न्यायपालिका में दोस्तों क्या चलता है? न्यायपालिका में मेनली अंग्रेजी चलती है या फिर जो भी वहाँ का अंग्रेजी या हिंदी चलती है, या जो भी हम साउथ साइड को जाएंगे तो वहां की पर्सनल उनकी जो राजभाषा होती है वो चलती है, ठीक है। यानी कि राजभाषा का मुख्य क्षेत्र क्या है? सभी या उपयुक्त सभी हमारे राजभाषा के उपयुक्त क्षेत्र। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राजभाषाएं हैं। राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। लिपि देवनागरी को घोषित किया गया था। और राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 से 351 भारतीय संविधान के भाग 17 में दिया गया है, ठीक है। अब यहीं से आपका प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 को दोस्तों बीजी खैर आयोग की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो 1963 में दोस्तों राजभाषा अधिनियम आया। और इस राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में इस राजभाषा अधिनियम में संशोधन हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची में मतलब राजभाषा या भाषाओं के बारे में बताया गया? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है और 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। इतने पॉइंट आपको राजभाषा से याद रखने हैं और काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे राज्य की राजभाषा क्या क्या है दोस्तों? मतलब हमारे राज्य की जो भाषा है, ऑथेंटिक लैंग्वेज, राज्य भाषा कौन कौन सी है? अगर हम कहें हिंदी और संस्कृत का प्रयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। संस्कृत को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तत् धन सम, यानी कि क्या? तत् धन सम, उसके जैसा या उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि वे शब्द दोस्तों जो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत में थे वही हिंदी में है, वही तत्सम है। तद्भव क्या होता है? तद्भव यानी कि उससे होना, यानी कि संस्कृत से भाषा के विकास क्रम के कारण परिवर्तित होते 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 उसका विकार परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर आप समझ लेंगे ना तो आप इसके एग्जाम्पल भी दोस्तों कभी गलत नहीं करेंगे। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान होगा। संस्कृत कैसी भाषा? हमारी कठिन भाषा है। संस्कृत में जो हम शब्द पढ़ते हैं थोड़ा सा अजीब से होता है, थोड़ा सा कठिन शब्द होते हैं। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कहां पे किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। तो तत्सम कहां पे हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा आज्ञा। क्या है? संयुक्ताक्षर है ज्ञो, जो धन ये को मिला के ज्ञो बनता है दोस्तों। तो ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। और संयुक्ताक्षर का प्रयोग जहां पर भी होता है वह हमारा तत्सम शब्द होता है, यानी कि संस्कृत के समान होता है। देखिए बाकी अगर आप इनका उच्चारण करेंगे ना तो उच्चारण में भी आपको तत्सम शब्द थोड़े से कठिन लगते हैं। जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आज्ञा, आज्ञा, तो थोड़ा सा कठिन शब्द टाइप का शब्द है, ठीक है। अब देखिए खेत क्या है? ये तद्भव है। दाहिना तद्भव है और किसान भी क्या है? तद्भव है। तो तत्सम शब्द क्या है? वो है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा। खेत का तत्सम क्या होता है? खेत का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो खेत का तत्सम शब्द होता है क्या? क्षेत्र। और भाषा के विकास क्रम में यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होते होते पाली आई, पाली से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से अवध आया, अवध से हिंदी आई। तो इतने विकास क्रम में परिवर्तित होते होते क्षेत्र से हमारा क्या बन गया? छे लोगों ने कहा क्षेत्र 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 पढ़ना कठिन है, उन्होंने अपने हिसाब से खेत बना दिया भाई, उन्होंने कहा खेत बोलेंगे। ऐसे दाहिना है तो दाहिना का अर्थ क्या होता है? मतलब ये तत्सम क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण होता है तत्सम, दाहिना होता है दक्षिण, मतलब इसका तद्भव, ठीक है। तो दक्षिण 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 थोड़ा बोलने में कठिन लग रहा था तो लोगों ने क्या कहा? इसको दाहिना कर दो भाई, दाया दाया दाहिना, ठीक है। ऐसे किसान, देखिए किसान बोलने में कितना सही है। इसका तत्सम क्या है? इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या? कृषक, कृषक, देखिए कृषक। इस टाइप से आपको चीजें समझनी है और समझ के करते हैं ना तो हिंदी में आप ये मान के चलिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत समझ के एग्जाम में करते हैं ना दोस्तों तो
20 में से 16 से 17 नंबर आसानी से ला सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को पढ़ के ही ला सकते हैं बस, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि संयुक्त वाक्य होते क्या हैं दोस्तों। जब दो या दो से अधिक वाक्य को और, एवं, तथा, या, अतः, किंतु, परंतु आदि से जोड़ा जाता है तो उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अतः, किंतु, परंतु आदि के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो देखो और से किसी को जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो ये क्या है हमारा संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य देखिए, आपने परिश्रम किया एक वाक्य हो गया, दूसरा है उत्तीर्ण हो गए दूसरा वाक्य हो गया। किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो इसे और के द्वारा जोड़ा गया है, तो और के द्वारा, एवं के द्वारा, तथा के द्वारा, या के द्वारा, अतः, किंतु, परंतु के द्वारा जिसे जोड़ा जाता है वह हमारा संयुक्त वाक्य होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य में आपको एक चीज और याद रखनी है कि दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य तथा दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर भी संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाक्य तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, दो इसके अंग होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद। कौन कौन से, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयावाचक और संकेतवाचक। वहीं रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के दोस्तों हमारे 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य दोस्तों जिनमें केवल एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे कि विमल खाता है, रेखा गाती है, राकेश घूमता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं सरल वाक्य होते हैं, यानी कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, ठीक है। नॉर्मली करता है, किया, करेगा, इस टाइप से इसका प्रयोग होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, विमल खाता है, रीता गाना गाती है, इस टाइप से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है इसमें रचना के आधार पर वो होता है संयुक्त वाक्य, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य या दो या दो से अधिक सरल वाक्य और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु आदि के द्वारा जुड़े जाते हैं वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य, जो कि आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा इसका होता है क्या, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होता है दोस्तों क्या, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य गौण उपवाक्य हो वह हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आप की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहां, वहां, जहां, तहां, यदि, इधर, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार से जोड़ते हैं तो हमारे मिश्रित या मिश्र वाक्य हो जाते हैं। आप वाक्यों को देखकर ही दोस्तों समझ जाएंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। जैसे कि सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये क्या दोस्तों एक हिसाब से हमारा सरल वाक्य है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। देखिए जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अब आप कहेंगे दोस्तों यहां पर भी हमारा वह आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर हमारा संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोस्तों वह से तो जुड़ता ही नहीं है, वह से कभी भी संयुक्त वाक्य नहीं जुड़ता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य किससे जुड़ता है, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, किंतु, परंतु, इससे जुड़ता है, ठीक है। वह से कभी नहीं जुड़ता, इसलिए यहाँ पे भी हमारा संयुक्त वाक्य नहीं होगा। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य होगा। कठोर होकर भी सहृदय बनो, कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये भी हमारा क्या है हिसाब से सरल वाक्य, ठीक है। लेकिन यहीं पर हमारा ये लिखा होता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूं कि का मतलब क्या है कि मिश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी कि क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, इसके माध्यम से जो जुड़ेगा तो वहां पे हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। बस आपको याद रखना है सरल वाक्य में हमेशा एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़ते हैं और किसके माध्यम से जुड़ते हैं मैंने आपको बता ही दिया। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली यहां से नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य या दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्यों का निर्माण करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आपको बहुत लंबा सेंटेंस दिया जाता है और उसमें सरल माध्यम से भी जुड़ा होगा, मिश्रित माध्यम से भी जुड़ा होगा, कि, क्योंकि, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर दो या दो से अधिक वाक्य मिश्रित से जुड़ रहे हैं या सरल से जुड़ रहे हैं तो वो क्या हमारे हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। इतने पॉइंट आपको यहां से पढ़ने हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको यहां से इजीली समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न नवा कि किस व्यक्ति को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये तो मतलब ऐसे प्रश्न दोस्तों ये हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों क्या एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों जिन्हें राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कवि भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और इनका परिवार राधाबाई संप्रदाय के अनुयायी के रूप में भी जाना जाता था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों क्या, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, पुष्प की अभिलाषा
नामक जो रचना है वह किसकी है? वो भी दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। और यूके ट्रिपल के द्वारा ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। इन्हीं दोस्तों एक भारतीय आत्मा को या माखनलाल चतुर्वेदी जी की कुछ अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? कैदी और कोकिला, इतनी प्रसिद्ध रचना है ना कैदी और कोकिला। एक कैदी होता है, कोयल के गाने के माध्यम से वो अपना विस्तृत वर्णन करता है कि हे कोयल तुम मुझसे क्या कहती है, इस टाइप से पूरा इनका प्रसंग चलता है। इसी साथ साथ दोस्तों क्या, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, समर्पण माता, युग चरण, बिजुरी काजल आज रही, ये कुछ रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। यह एक प्रसिद्ध कवि भी थे दोस्तों, शिक्षक भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। इनका एक प्रसिद्ध संस्मरण है क्या? समय के पांव संस्मरण है, ठीक है। अमीर देवता गरीब देवता किनका निबंध है? वो भी दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का ही निबंध है। और इन्हें दोस्तों पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसके दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही। इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों हिंदी के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को किया गया था। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए, याद रखना है। और हिम किरीटिनी भी इनका ही काव्य है जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ। हिम तरंगिणी भी इनका ही काव्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र, इनकी दो काफी प्रसिद्ध कविताएं हैं, ठीक है। इनका दोस्तों युग चरण नामक कविता भी इनकी है, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्हें 1963 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह दोस्तों एक पत्रकार भी थे। तो इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो प्रभा पत्रिका का संपादन हो गया, कर्मवीर का हो गया, और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ही किया गया था। बाकी भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। एक पुस्तक आप लिख लीजिएगा आप इसमें कि माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा या एक भारतीय आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विजय दत्त श्रीधर, विजय दत्त श्रीधर। और कई सारी दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगला और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? दोस्तों इस प्रश्न से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 1 मार्च से हमारा उत्तराखंड का और हिंदी का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आपको उत्तराखंड और हिंदी बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाई जाएगी दोस्तों, बहुत डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी, कोई भी फैक्ट नहीं छूटा जाएगा। 60 नंबर का ये पोर्शन है दोस्तों। तो हम आपको इतना अच्छा कराने की कोशिश करेंगे कि आप 60 में से 55 से ज्यादा नंबर इन दोनों सेक्शंस में ला सके। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है उत्तराखंड और हिंदी, तो आप हमारे इस 1 मार्च से शुरू होने वाले ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके एग्जाम्स के लिए। मेनली ये कोर्स दोस्तों हमारा उत्तराखंड पटवारी, सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पुलिस और जो 854 या 746 पदों पर भर्ती हुई है इनके लिए शुरू किया जा रहा है। 854 या 746 के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन दोस्तों फिर भी आपका एग्जाम तक लगभग 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पटवारी, एसआई और पुलिस के लिए तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका कोर्स। तो अगर आप उत्तराखंड और हिंदी को बिल्कुल ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको किसी अन्य सोर्स पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स रहेगा दोस्तों, जिसकी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल दी गई है वहां पर भी देख सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7417540616। और देखिए दोस्तों जुड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, आप इन्हीं को भी फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है आज का हमारा कि बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना के लिए सटीक लोकोक्ति क्या होगी? तो बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना किसके लिए सटीक लोकोक्ति होती है क्या? रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्या दोस्तों? रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, यानी कि तू बर्बाद तो हो गया लेकिन तेरा अहंकार नहीं गया, तेरी ऐठन नहीं गई। तो यही है, रस्सी जल गई परंतु ऐठन नहीं गई, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें। जब दोस्तों अधिक से अधिक लोग वीडियोस को देखेंगे तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अधिक से अधिक और अच्छी वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।